नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया के अहम समाचार, राज्यवार खबरों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्पाइस जेट को डीजीसीए का नोटिस का जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय। 18 दिनों में हुई तकनीकी खराबी की 8 घटनाएं। विरोध प्रदर्शन के बाद केरल सरकार में मंत्री साजी शेरियन का इस्तीफा। सीपीएम की बैठक के बाद इस्तीफे का ऐलान। संविधान को लेकर दिया था विवादित बयान। 21वीं सदी में चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करेगा भारत। वर्चुअल माध्यम से असम में अग्रदूत अखबार समूह के 50वें वर्षगांठ समारोह में बोले प्रधानमंत्री, देशवासियों को इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश जारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में सक्रिय मॉनसून। कुल्लू में बादल फटने से कई लोगों के बहने की आशंका। महाराष्ट्र में 6 से 8 जुलाई के बीच मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और ब्रिटेन में जारी सियासी संकट पर प्रधानमंत्री जॉनसन की बढ़ी मुश्किलें। 24 घंटे में मंत्रिमंडल से 6 मंत्रियों का इस्तीफा। सांसद क्रिस पिंचर के मुद्दे पर सरकार के रवैये पर उठे सवाल। हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह ने राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के एक दिन पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा सौंपा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने राजन विचारे को सांसद भावना गवली की जगह लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक नामित किया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने पार्टी के एकल नेतृत्व के मुद्दे पर एआईएडीएमके की आम और कार्यकारी परिषद की बैठक में किसी अघोषित प्रस्ताव को पारित करने पर रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मुठभेड़ के दौरान 2 स्थानीय आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आतंकवादियों ने अपने माता पिता और पुलिस की अपील पर आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविड-19 बूस्टर डोज के अंतर को कम कर दिया है। इसे मौजूदा 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। देश में कोविड के 16,159 नए मामले सामने आए हैं। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,15,212 पर पहुंच गई है। अब तक 198 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कनाडा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 रोधी टीकों की करीब 1.36 करोड़ खुराक फेंकने जा रहा है। उसे देश या विदेश में इसे लेने वाला कोई नहीं मिला और इन खुराक के इस्तेमाल की अवधि खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई मकानों में पानी भर गया है और अब तक लगभग 85,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को फोन करके उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली 6 साल में पहली बार शीर्ष 10 से बाहर हुए हैं। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। विमानन नियामक डीजीसीए ने पिछले 18 दिनों में तकनीकी खामी की 8 घटनाओं के बाद स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को नोटिस पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। डीजीसीए ने कहा है कि स्पाइस जेट एयरलाइन विमान नियम 1937 की 11वीं अनुसूची और नियम 134 की शर्तों के तहत सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय हवाई सेवाओं को सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। डीजीसीए के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। स्पाइस जेट के विमानों में पिछले 18 दिनों में तकनीकी खामी की कम से कम 8 घटनाएं हुई हैं। इस बीच स्पाइस जेट के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि उनकी विमानन कंपनी उड़ानों के पहले विमानों के निरीक्षण की प्रक्रिया को मजबूत बनाएगी और दुगनी सावधानी बरतेगी। प्रत्येक एयरलाइन का ये कर्तव्य है और हमारा भी है, स्पाइस जेट का, बाकी एयरलाइंस का भी है कि सेफ से सेफ हम
सर्विस अपनी चला सके। और जहाँ तक शो कॉज का सवाल है, जब आप मीडिया में बहुत हाईलाइट होते हैं हादसे, तो डीजीसीए का ये कर्तव्य है कि वो हमसे सवाल पूछें और हमारा कर्तव्य है कि हम उन सवालों का जवाब दें। मोहम्मद फातेह टीपू से फिलहाल हम ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर को लेकर। मोहम्मद फातेह टीपू, नोटिस दिया गया है, स्पाइसजेट को 3 हफ्ते का समय भी दिया गया है, लेकिन अब तक जो इंटरनल रिव्यू है, जो भी डीजीसीए ने रिव्यू किया है, क्या बड़ी बातें सामने आई हैं और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है अगर गलती पाई गई तो? यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मामला है प्रीति, है क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब स्पाइस जेट को डीजीसीए ने नोटिस जारी किया है। इसके पहले इंडिगो एयरलाइंस को भी सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर चूक पाई गई थी। इस वजह से डीजीसीए ने नोटिस जारी करके उन्होंने जवाब मांगा था कि क्या वजह रही है कि यात्रियों की सुरक्षा में चूक पाई गई। आप देखिए कि जिस तरह से कल नई दिल्ली से दुबई को जो उड़ान भरी गई और इमरजेंसी लैंडिंग कराची में कराई, वहाँ पर यात्रियों में एक अफरा तफरी का माहौल था। और पिछले 18 दिनों में आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 8 लगातार घटनाएं, तकनीकी घटनाएं जो है सामने देखने को मिली, उसको संज्ञान में लेते हुए डीजीसीए ने 18 दिनों का वक्त दिया है, करीब 3 हफ्तों का वक्त दिया है एयरलाइंस को कि वो इसमें पड़ताल करें कि आखिर क्या वजह रही है। देखिए 2021 में जिस तरीके से ऑडिट हुआ था, मूल्यांकन हुआ था इस कंपनी का, तो उसमें ये पाया गया था कि ये कंपनी करीब 22 से 2300 करोड़ रुपए घाटे में चल रही है। वहीं कैश एंड कैरी मॉडल पर काम कर रही है, अर्थात जो कल पुर्जों के जो सप्लायर हैं उनका पेमेंट वक्त पर नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं तकनीकी घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो इस लिहाज से फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में लिया और इसके माध्यम से जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही है। उसके अलावा सरकार की प्राथमिकता हमेशा ये रही है कि यात्रियों की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है। इस लिहाज से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान जारी करके ये कहा कि तमाम जो घटनाएं हुई हैं इसकी गहन जांच और पड़ताल की जाएगी। इसके बाद में हम फिर एक बेहतर से बेहतर कदम उठाया जाएगा कि किस तरीके से भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फातेह टीपू इस तमाम जानकारी के लिए। और डीजीसीए ने अपनी समीक्षा में पाया है कि स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट अधिनियम के तहत सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान नहीं कर पा रहा है। ऐसे में नोटिस में तमाम बातें कही गई हैं और 3 हफ्ते में अब स्पाइसजेट को अपनी तरफ से जवाब देना होगा। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल से जुड़ी खबर की। साजी चेरिन ने केरल के सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य पालन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संविधान को लेकर विवादित बयान दिया था और इसके बाद से उनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी। मंत्री पद से हटाए जाने की विपक्ष की मांग के बीच चेरियन ने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ने का फैसला किया। इससे पहले संविधान के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर केरल के सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन के इस्तीफे के लिए विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच सीपीएम के शीर्ष नेताओं ने बैठक की। पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन समेत सीपीएम के राज्य सचिव कोडियेरी बालाकृष्णन और चेरियन समेत अन्य शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। केरल विधानसभा सत्र की कार्यवाही को दिन के लिए उस समय स्थगित कर दिया गया जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने चेरियन के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन में अवरोध किया। डिजिटल ज्ञान से लैस भारत 21वीं सदी में चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असमी समाचार पत्र अग्रदूत के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने इस अवसर पर अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि समाचार पत्र देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अखबार के पिछले 50 वर्षों की यात्रा असम में हुए बदलाव की कहानी बताती है। जन आंदोलनों ने इस बदलाव को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। जन आंदोलनों ने असम की सांस्कृतिक विरासत और असमिया गौरव की रक्षा की और अब जन भागीदारी की बदौलत असम विकास की नई गाथा लिख रहा है। इमरजेंसी के दौरान भी जब लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ तब भी दैनिक अग्रदूत और डेका जी ने पत्रकारीय मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ असम में भारतीयता से ओतप्रोत पत्रकारिता को सशक्त किया बल्कि मूल्य आधारित पत्रकारिता के लिए एक नई पीढ़ी भी तैयार की।
वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में राजस्व घाटा अनुदान मद में 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए की चौथी किस्त जारी की है। 15वें वित्त आयोग ने 2022-23 के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। जिन राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान दिया गया है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान मद में 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की है। अनुदान 12 महीनों में समान किस्तों में जारी किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग समेत 2 प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और इसे अगले लेवल पर ले जाने के तरीकों पर भी चर्चा की। एस जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की 7 और 8 जुलाई को बाली में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया जाने के दौरान सिंगापुर में रुके थे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। We will talk about Panchakanya or Panchasati. We will understand who these individuals were. We will learn a little bit about their stories. Whether Ahalya's punishment was fair? Of course it was not. From Ahalya, the capacity to feel, to react is taken, and she is supposed to be detached. And that detachment was what Gautam was seeking. So all the penance of all his life, the fruits were left to Ahalya, and Gautam goes away without realizing what he had discarded. This has been the traditional journey of femininity, not only in India, across the world. Women tried to find happiness in whatever was available, just because they didn't want to stay unhappy, and that was a very strong choice. डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए पंचकन्या, पवित्रता की शक्ति। गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। निशानेबाज अवनी लखेरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह लखनऊ की एक प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं, जिन्होंने लोक और बाल साहित्य में 3000 से अधिक काम किए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रुमाल को देश और दुनिया में पहचान दिलाने के लिए ललिता वकील को अब तक ढेरों सम्मान मिल चुके हैं। और खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी में 3 दिवसीय सम्मेलन अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के तौर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अगले हफ्ते राजधानी पटना जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हनुमंत धाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की और हनुमंत धाम मंदिर का शिलान्यास किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश के हर क्षेत्र में नवाचार आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले साल दिल्ली में 28 जनवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाने का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि इससे लोग दिल्ली और उसकी संस्कृति का अनुभव कर सकेंगे। दिल्ली से कांग्रेस के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पारस अस्पताल में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 133 नगरीय निकायों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। अजमेर पुलिस ने निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के आरोप में अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में कुट्टा मोड़ के पास सड़क के किनारे एक आईईडी का पता चला। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर नष्ट कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच 5,982 तीर्थयात्रियों का 8वां जत्था भगवती नगर आधार शिविर से दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गया। कुछ और अहम खबरें। भारतीय तट रक्षक बल ने कार्गो शिप एमटी ग्लोबल किंग आई के सभी 22 चालक दल के सदस्यों को बचाया। चालक दल से चेतावनी मिलने के बाद यह बचाव अभियान शुरू किया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाजों और ध्रुव हेलीकॉप्टर को समुद्र में 93 नॉटिकल मील में बचाव अभियान के लिए पोरबंदर से लॉन्च किया गया था। बचाए गए दल में एक पाकिस्तानी और एक श्रीलंकाई नागरिक के साथ 20 भारतीय नागरिक शामिल हैं। बचाए गए लोगों को पोरबंदर बंदरगाह लाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश और अचानक बाढ़ आने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की जान जाने की आशंका है। जिले में मलाना बिजली परियोजना में काम कर रहे 25 से अधिक कर्मचारियों को एक इमारत से बाहर निकाला गया। ये इमारत अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई। जिले के मणिकरण में बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 4 लोगों के बह जाने की आशंका है। वहीं पार्वती नदी पर बना एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा भारी बारिश के बीच कुल्लू जिले के अलग अलग हिस्सों में 3 लोगों के डूबने की आशंका है। इधर उत्तराखंड में कई जगह भारी बारिश होने से भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिनमें टिहरी जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगढ़ के निकट अवरुद्ध हो गया। वहीं मौसम के हाल की बात करें तो मुंबई में बारिश आज भी जारी रही है, जिससे कुछ निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण हिंदमाता, दादर और सायन में कुछ निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे पैदल चलने वालों को दिक्कत हुई और वाहनों को भी आने जाने में मुश्किल हो रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रीय प्रशासन के अधिकारियों को एहतियात बरतने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि जान माल का कोई नुकसान ना हो। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि लोकल ट्रेन सामान्य रूप से चल रही है, लेकिन कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उपनगरीय सेवाओं में थोड़ा विलंब है। वहीं कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और मलनाड क्षेत्र में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बचाव कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि राहत कार्य तत्काल शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बारिश के कारण मकानों, इमारतों, बिजली के खंभों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। खेतों और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में बाढ़ ने तबाही शुरू कर दी है। नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण बिहार में भी हालात बिगड़ रहे हैं। कोसी सीमांचल क्षेत्र की कई छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों में उफान के कारण पानी अब गांव में प्रवेश कर चुका है। कई इलाकों में लोग बेघर हो गए हैं, जबकि कई जगहों पर गांव का संपर्क मुख्य सड़क से कट गया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शिक्षा मंत्री दिम जहावी को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया। साथ ही ये भी घोषणा की कि स्टीव बार्कले देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। शिक्षा मंत्री विल क्विंस और लॉरा ट्रांट ने आज अपना इस्तीफा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सौंप दिया। इसके बाद 2 और मंत्रियों जॉन ग्लेन और विक्टोरिया एटकिंग्स के भी सरकार से इस्तीफे की खबर है। जॉनसन सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कल अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है।
इस बीच विपक्षी दल लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार गिरने वाली है। श्रीलंका के उड्डयन मंत्री निमल सिरिपाला डिसिल्वा के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में जारी मतभेद फिर सामने आ गया है। निवेश प्रोत्साहन मंत्री धमिका परेरा ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से वित्त मंत्री से पद छोड़ने की मांग की है और उनका आरोप है कि विक्रमसिंघे उन सभी परियोजनाओं को रोक दिया है जो भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश के लिए बेहद जरूरी विदेशी मुद्रा ला सकती है। श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार में भीषण कमी से निपटने के लिए उसे कम से कम 4 अरब डॉलर की जरूरत है। श्रीलंका के बंदरगाह, पोत परिवहन और उड्डयन मंत्री डिसिल्वा ने जापानी कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप के बाद पद छोड़ दिया है। बात खेल की दुनिया की। कप्तान रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में शिखर धवन को वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। रवींद्र जडेजा को श्रीलंका के लिए उपकप्तान बनाया गया है। विराट कोहली और ऋषभ पंत को विश्राम दिया गया है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को भी आराम दिया गया है। 22 जुलाई से शुरू होने वाले सभी तीनों वनडे पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रख्यात नेता और उत्साही राष्ट्रवादी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के साथ ही एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में उनके पुराने भाषण से जुड़े अंश हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। वो स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया था। उन्होंने ही कश्मीर को लेकर नहीं चलेगा एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान का नारा भी दिया। साथ ही उन्होंने 21 जून 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। और फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि पीटी उषा और इलिया राजा को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा और इलिया राजा को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध डल झील में शिकारा कार्निवल का आयोजन किया गया है। ऐसे में यहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।